Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. In this series, we have already completed 5 chapters. We are on chapter number 6 right now, that is your geomorphic processes. In this chapter also, we have completed certain parts. You can go through the other videos using the playlist option on YouTube, and you can find it. The channel is Progress with Prachi. So let's start. In the last class, we talked about certain aspects about erosion and deposition. Then we talked about soil formation and the process of soil formation. Today we would be talking in specific about the soil forming factors. For example, क्या ऐसा क्या क्या होता है जिसकी वजह से मिट्टी बनती है, सॉइल बनने के पीछे कुछ कारण, कुछ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. तो जो सॉइल बनने के 5 बेसिक फैक्टर्स आपके हैं. पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आप बायोलॉजी के टर्म्स में देखें तो दो जो आप एक बच्चे हो, आप अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में कनेक्टेड हो, मैच करते हो. आपकी आंखें, आपके नाक, आपके दांत, कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं. उसी तरीके से जब सॉइल बनती है तो जो इस पत्थर से टूट के जो मिट्टी बनेगी उसमें इस पत्थर के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. इस पत्थर से टूट के जो मिट्टी बनेगी उस मिट्टी में इस पत्थर के कैरेक्टरिस्टिक होंगे. तो जिस पत्थर से मिट्टी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट मटेरियल बोलते हैं. तो ये आपका पेरेंट मटेरियल. टोपोग्राफी. टोपोग्राफी का नहीं मतलब हो गया मिट्टी प्लेन एरिया में बन रही है, मिट्टी माउंटेन एरिया में बन रही है, मिट्टी फ्लैट एरिया में बन रही है, स्टीप एरिया में बन रही है, प्लेट्यू में बन रही है, उसको टोपोग्राफी बोला जाता है. इसकी भी अलग अलग चीज़ें. अब कोई चीज़ मिट्टी यहाँ फॉर्म हो रही है तो बार बार पानी की वजह से, हवा की वजह से इसकी लेयर्स जो है वो कम होती जाती हैं. तो जनरली जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पे मिट्टी पतली होती हैं, फ्लैटर एरियाज में मोटी होती है. इसको हम और डिटेल में देखेंगे. क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने इतने टाइम से पढ़ा. एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन. तो इसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेसिपिटेशन, गर्मी, पानी, मॉइस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके सॉइल पे. फिर आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि वेजिटेशन, लोग, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स. और फिर आपकी बात है टाइम. हर चीज़ को आपको, कोई भी चीज़ हो, आप अचार कोई बनाना होता है तो अचार बनाने के लिए भी आपको समय लगता है, टाइम लगता है. आप एक दिन में अचार बनाओगे और एक वो अचार जो आपने 3 महीने तक रखा है, कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा? 3 महीने वाला. सिमिलरली सॉइल के साथ भी ऐसा ही है. जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतनी सॉइल बेटर होती जाती है, उतनी सॉइल फाइन होती है और अच्छी होती है, और फॉर्मेशन उसके हमें अलग अलग पता चलते हैं. सबसे पहले हम पेरेंट मटेरियल की बात करेंगे. तो पेरेंट मटेरियल एक पैसिव कंट्रोल फैक्टर है. पैसिव कंट्रोल फैक्टर का मतलब बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है सॉइल बनने के प्रोसेस में. जो पेरेंट मटेरियल्स होते हैं वो इन सिटू यानी कि ऑन साइट, मतलब अब ये पत्थर है तो यहीं, ये तो पत्थर तो यहीं पे, इसी से जो मिट्टी टूट टूट के गिर रही है उसको हम ऑन साइट वेदर्ड रॉक, डेब्री, मलबा बोलेंगे. और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि या तो हो सकता है ये पत्थर यहीं पे टूट के गिर गया तो मिट्टी यहीं मिल गई आपको, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो ये मिट्टी यहाँ टूटी थी वो पानी के साथ या हवा के साथ बह गई और कहीं और मिल रही है. तो आपको इन सिटू डिपॉजिट्स भी मिल जाती हैं, यानी कि ऑन दी स्पॉट डिपॉजिट भी मिल जाएगी और कहीं अलग जाके, दूर जाके भी डिपॉजिट मिल जाएगी. जो सॉइल फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है पत्थर का टेक्सचर कैसा है. टेक्सचर यानी कि कैसा साइज़. छोटा पत्थर है तो आसानी से टूट जाएगा, बड़ा पत्थर है तो उसको टूटने में टाइम लगता है, बहुत बड़ा पत्थर है तो जैसे जैसे जो टेक्सचर, साइज़ क्या होगा पत्थर का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका. और साइज़ ऑफ डेब्री. स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर यानी कि मतलब सिंगल, जैसे लावा का बना है तो मोटी लेयर होगी, अलग अलग पीसेस अलग अलग नहीं होंगे. बट अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो उसमें जो ग्रेन्स होंगी वो मिट्टी, अलग अलग मिट्टी से बाइंड होकर पत्थर बना होगा. तो स्ट्रक्चर कैसा है पत्थर का? इंडिविजुअल ग्रेन्स हैं या फिर सारी आपस में बाइंडेड हैं. फिर उसमें मिनरल्स कैसे हैं, केमिकल्स कैसे हैं रॉक में, डिपॉजिट्स में, ये देखा जाता है. सो नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मैंटल आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस अंडर पेरेंट मटेरियल. तो पेरेंट मटेरियल में हम क्या देखते हैं कि नेचर यानी कि किस तरीके से पानी की वजह से वेदरिंग हो रही है, हवा की वजह से वेदरिंग हो रही है, नेचर. और रेट यानी कि कितनी स्पीड पे. एक दिन में सिर्फ एक सैंड का टुकड़ा गिरता है, एक दिन में 5 सैंड के टुकड़े गिरते हैं. तो रेट, कितनी स्पीड क्या है वेदरिंग होने की. एंड द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल. डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल यानी कि ये कितना गहरा है, वही जो हमने ऊपर बात करी. टेक्सचर कितना मोटा है, जितना छोटा होगा आसानी से वेदर हो जाएगा, जितना बड़ा होगा वेदर होने में समय लेगा. तो डेप्थ कितनी है वेदरिंग मेटल की, ये आपके पेरेंट रॉक पे, पेरेंट मटेरियल डिपेंडेंट. There may be differences in soil over similar bedrock and dissimilar bedrocks may have similar soils above them.
तो ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो नीचे का बेड रॉक है और जो वहाँ पे आपको मिट्टी मिली है वो सेम ना हो, और ऐसा भी हो सकता है जो मिट्टी आपको जो ये पत्थर है 2-4 पत्थर से मिलके बना हो और जो मिट्टी हो वो इससे मैच नहीं कर रही हो। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब ये कैसी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एक पत्थर यहाँ था और एक पत्थर यहाँ था, अब ये पत्थर जो था वो सॉफ्ट था, ये हार्ड था, ये सारा टूट गया, बिदर हो गया और ये यहाँ पर गिर गया, पर लेकिन ये नहीं टूटा। तो जब हमने देखा तो हमको यहाँ पे ये पेरेंट मटेरियल की मिट्टी मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी। तो ऐसी भी कंडीशंस हो जाती हैं आपकी। ऑल्सो लाइमस्टोन वाले एरियाज में जहाँ पे लाइमस्टोन पत्थर होता है, वेयर द वेदरिंग प्रोसेसेस स्पेसिफिक होते हैं और पेक्यूलियर होते हैं, सॉइल से आपको, सॉइल और पेरेंट रॉक के बीच में आपको क्लियर कनेक्शन देखने को मिल जाता है। जनरली क्लियर कनेक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि क्या होता है ना, ये पत्थर बना और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी बहुत समय धीरे धीरे बनती है, तो इसमें साथ साथ और भी रिएक्शंस हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो जाते हैं, क्लाइमेट का प्रभाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो इंटरनल कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पेरेंट मटेरियल से। थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ फिर भी मैच करती है, जैसे आप हूबहू अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं दिखते हो, समय के साथ साथ जो थोड़े बहुत म्यूटेशंस, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ साथ आप अलग हो गए हो, आप थोड़े से डिफरेंसेस हैं आप में। सिमिलरली ये जो सॉइल होती है ये भी टूटते के टाइम तो सेम ही पत्थर है, बट समय के साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक में और पेरेंट रॉक के कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लाइमस्टोन के केस में ऐसा नहीं है, उसके जो पत्थर होते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है, उसमें जो कैरेक्टर्स आपको हमेशा सेम। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये भी एक पैसिव कंट्रोल फैक्टर है, यानी कि बहुत मेजरली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बहुत एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन नहीं है इसका, बट फिर भी है। जो इसकी जो इन्फ्लुएंस होता है, इसका जो प्रभाव होता है, वो कैसे आप फील कर सकते हो कि कितनी अमाउंट ऑफ सरफेस, यानी कि कितना ऐसा एरिया है आपका जो कि डायरेक्ट सनलाइट से आपको या फिर ड्रेनेज से, पानी से आपको मिल रहा है। मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर के सूरज यहाँ पे है, अब ये पत्थर अर्थ के साथ साथ घूमेगा तो ऐसे ऐसे घूमता है, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलती है। सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलेगी तो इस पोर्शन से और इस पोर्शन से आपकी जो डिग्रेडेशन होगी, जो इरोजन होगा, वो कम होगा। इस एरिया और इस एरिया जहाँ पे सन कंटिन्यूसली मिल रहा है वहाँ से ज़्यादा। सिमिलरली एक पत्थर और है जिसमें ऊपर से पानी जा रहा है, नीचे से पानी जा रहा है, पर साइड्स को पानी टच नहीं कर रहा है। इस केस में क्या होगा, ऊपर और नीचे से इरोजन हो जाएगा, साइड से नहीं होगा। तो ऐसा कितना एरिया, ऐसा कितना पोर्शन है जहाँ पे आपकी सनलाइट और आपकी जो ड्रेनेज यानी कि वाटर, चाहे ऊपर का पानी हो चाहे अंडरग्राउंड वाटर टच होता है, उस पे टोपोग्राफी का फर्क पड़ता है। इसके अलावा सॉइल्स जो होती हैं वो स्टीप स्लोप यानी कि उनकी हाइट ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी, जितनी स्टीप स्लोप्स होती हैं उन पे जो मिट्टी की लेयर होती है वो पतली होती है। बहुत नेचुरल सी बात है। आप ये देखो, ये है एक स्टीप स्लोप, इस स्टीप स्लोप पे मैं यहाँ पे मिट्टी रखूँगी, ये क्या हो जाएगी, बार बार इरोजन के कारण, ग्रेविटी के कारण, मास मूवमेंट के कारण, लैंडस्लाइड के कारण सॉइल की जो लेयर है पतली होती रहती है। अब यही फ्लैट होगा तो ये इसके ऊपर हो जाएगी, ये इसके ऊपर हो जाएगी, इस तरीके से जो मटीरियल है वो बढ़ता जाता है और इसकी हाइट, इसकी जो आपकी गहराई है वो भी बढ़ती रहती है। सो स्टीप एरियाज में जो मिट्टी की लेयर होती है वो पतली होती है, फ्लैट एरियाज में मिट्टी की जो लेयर होती है वो आपकी मोटी होती है। ओवर दी जेंटल स्लोप्स वेयर इरोजन स्लो, जेंटल स्लोप्स यानी कि बहुत हल्का हल्का स्लोप है, वहाँ पे इरोजन जो है वो धीरे होता है, ज़्यादा तेज़ इरोजन नहीं होता है, पानी अच्छे से परकोलेट अंदर जा रहा है, जो सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होता है, फेवरेबल होता है। जो फ्लैट एरियाज होते हैं यहाँ पे थिक लेयर ऑफ क्ले होती है और ऑर्गेनिक मैटर्स काफ़ी होते हैं और जनरली डार्क कलर की होती है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट में कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ नाम हैं जो आपको एक बार में समझ नहीं आएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आप फिर भी ध्यान से सुनिएगा। सो क्लाइमेट एक एक्टिव फैक्टर है, यानी कि ये ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत मेजरली सॉइल की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। दो चीज़ें जो क्लाइमेट में होती हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है, पहली तो है आपकी मॉइस्चर, नमी। नमी किस किस टर्म से मिल सकती है? नमी का मतलब क्या है? नमी मतलब मॉइस्चर। इसकी इंटेंसिटी यानी कि कितना मॉइस्चर है, कम है, ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी यानी कि साल भर मॉइस्चर रहता है, एक कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, बहुत सारे टाइम के लिए, कितना फ्रीक्वेंट आता है आपका मॉइस्चर। फिर आपका ड्यूरेशन, कितने समय, लंबे समय के लिए, जैसे कि मान लो हर हफ्ते आ रहा है पर हर हफ्ते में 10 सेकंड के लिए है बस, क्या 1 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा मॉइस्चर, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, ड्यूरेशन कितने समय के लिए आ रहा है।
ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश से ही आपको नमी मिलेगी। अब इवेपोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। इवेपोरेशन से क्या होगा, ड्यूरेशन डिसाइड होगी। यानी कि ये मान लो ये गिलास में पानी है, यहाँ पे क्या है, मैंने डायरेक्ट सन यहाँ पे रख दिया, वो क्या करेगा, वो सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑल्दो ग्लास में मॉइस्चर है, पानी है, बट क्या हुआ, इवेपोरेशन रेट के हाई होने की वजह से, यानी कि इवेपोरेशन के ज़्यादा होने की वजह से वो पानी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। सिमिलर इज द केस इन केस ऑफ सॉइल, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेकेंड इज जो टेम्परेचर आपका सीजनल और डायर्नल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन तो मतलब ये आपको समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये इस हिसाब से। डायर्नल वेरिएशन क्या होता है, डायर्नल वेरिएशन का मतलब होता है एक दिन में आप देखो जैसे डेजर्ट एरियाज होते हैं, डेजर्ट एरियाज में दिन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है, तो इसको हम डायर्नल टेम्परेचर बोलते हैं, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर इन अ डे। एक दिन में आपका कितना टेम्परेचर मैक्सिमम था और कितना टेम्परेचर मिनिमम था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जोधपुर जाते हो तो गर्मी दिन के टाइम पे वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका 45-47 डिग्रीज हो सकता है, और रात के टाइम पे वही टेम्परेचर आपका 10 डिग्रीज हो सकता है। सो 45 माइनस 10 आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायर्नल टेम्परेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डायर्नल टेम्परेचर। इसको हम डायर्नल वेरिएशन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन गिव्स सॉइल, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश के होने की वजह से सॉइल को क्या मिलता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट मिलता है। मॉइस्चर से क्या होगा, पानी से केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, एक्टिविटी होती है मिट्टी के अंदर। जितना एक्सेस ऑफ वाटर होगा, यानी कि अगर बहुत हाई अमाउंट में पानी होगा तो उससे क्या होगा, वो नीचे सॉइल के अंदर चला जाएगा, जिसको हम इलुविएशन बोलते हैं, एंड डिपॉजिट्स दी सेम डाउन बिलो। और अगर उसी के ऊपर बिलो डिपॉजिट हो जाता है तो हम इसको इलुविएशन, एलुविएशन और इलुविएशन बोलते हैं। क्लाइमेट्स जैसे कि वेट इक्वेटोरियल, वेट इक्वेटोरियल रीजन वो होते हैं जहाँ पे बहुत बारिश होती है, पूरे समय बारिश होती है। रेनी एरियाज ऑलमोस्ट 365 डेज में से 300 दिन यहाँ पे बारिश होती है, वो आपके वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज होते हैं। हाई रेनफॉल होता है। नॉट ओनली कैल्शियम, यहाँ पर सिर्फ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम कुछ के बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें बारिश, कंटिन्यूसली बारिश होगी तो क्या होगा, जो ऊपर की लेयर होगी वो जो मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी के साथ घुल जाएगी ना, तो पत्थर, तो इसकी वजह से मिट्टी में जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिका, ये सब सॉइल में से रिमूव हो जाता है। सॉइल की जितने भी बोलते हैं ना एक्सेस, ज़्यादा पानी देने से भी सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। उसके पीछे यही रीज़न है कि एक्स्ट्रा पानी मिलने की वजह से यहाँ पे जो सॉइल है उसका कैल्शियम, सोडियम, सिलिका, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चला जाता है। और जब सॉइल में से सिलिका भी चला जाता है उसको हम बोलते हैं डीसिलिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीसिलिकेशन, सॉरी डीसिलिकेशन, जब रिमूवल ऑफ सिलिका, सिलिका चला जाता है सॉइल में। ड्राई क्लाइमेट्स, ड्राई क्लाइमेट्स कौन से होंगे, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इवेपोरेशन, पानी ऊपर ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, और बारिश यानी कि प्रेसिपिटेशन धीरे होती है सर्दियों के गर्मियों में। हेंस जो ग्राउंड वाटर है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर आ जाता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, स्ट्रॉ से आप पानी ऊपर पीते हो तो स्ट्रॉ, ग्रेविटी है, पानी ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए, बट इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। रूट्स जो होती हैं वो भी इसी सिस्टम पे काम करती हैं, वो नीचे से पानी को एब्जॉर्व करके ऊपर 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 तक, लीव्स एक्चुअली में आपका पानी ऊपर तक आता है और वो लीव्स अपना खाना बनाने में यूज़ करती हैं। सिमिलरली जो ड्राई एरियाज होते हैं यहाँ पे सन भी कैपिलरी एक्शन करता है, जिसकी वजह से उसको तो पानी चाहिए, उसको तो इवेपोरेशन करना है, तो ऊपर मिल गया तो ऊपर का पानी ले जाएगा, ऊपर नहीं मिला तो ग्राउंड वाटर को खींच के ऊपर ले आएगा और फिर ग्राउंड वाटर का पानी भी ले जाएगा। सो कैपिलरी एक्शन से ही ग्राउंड वाटर को सरफेस पे ले आता है और फिर पानी ऊपर चला जाता है। अब इवेपोरेशन का साथ पंगा ये है कि इवेपोरेशन में पानी तो ऊपर चला जाता है, नमक नीचे ही रह जाता है, और क्योंकि नमक नीचे ही रह जाता है तो उसकी वजह से सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट, नमक का कंटेंट भर जाता है। नमक का कंटेंट भर जाता है तो सॉइल के सॉल्ट की वजह से आपके डिग्रेडेशन हो जाती है, इरोजन हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हार्ड पैन्स बन जाते हैं आपके। ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी, बीच के थोड़ी से इंटरमीडिएट प्रेसिपिटेशन, यानी कि बीच की प्रेसिपिटेशन कंडीशंस हैं। यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट है, कंकड़ पत्थर, यहाँ पे कंकड़ की फॉर्मेशन। तो टेम्परेचर है ये भी दो तरीके से एक्ट करता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़।
यानी कि बहुत सिंपल सा मतलब ये है, जितनी गर्मी देखो एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। जो केमिकल एक्टिविटी होती है वो आपकी हायर टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है केमिकल रिएक्शंस बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कम होते जाते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेशन। कार्बोनेशन आपके ठंडे इलाके में भी हो जाती है, एंड स्टॉप्स। और जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, जो आपकी केमिकल्स, जो बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये ठंडे इलाके में एकदम डेड हो जाते हैं। सो कोल्डर फ्रीजिंग टेम्परेचर में, फ्रीजिंग कंडीशंस में, टेम्परेचर में किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन सॉइल में किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। दैट इज़ वाई जो ट्रॉपिकल सॉइल होती हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट, केमिकल कंपाउंड्स अच्छे होते हैं कंपेयर टू एरियाज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, और इसीलिए कोल्ड रीजन्स में ज़्यादा पेड़ पौधे ग्रो नहीं हो पाते हैं। गर्म इलाकों में, वार्मर एरियाज में, हॉट एरियाज में ज़्यादा अच्छी खेती बाड़ी हो पाती है। अब एकदम से मैम हॉट तो डेजर्ट भी है, डेजर्ट में क्यों नहीं हो पाती है? डेजर्ट में आपकी डायरनल वेरिएशन, दिन का टेम्परेचर गर्म और रात का बहुत ठंडा है, कोई भी चीज़ की एक्सेस अत भी अच्छी नहीं होती है। तो डेजर्ट के केस में वही है, एक्सेस गर्मी है जितनी जो के लिए भी अच्छी नहीं। नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि मिट्टी में एक मिट्टी की लेयर है, ये आपकी पूरी मिट्टी की लेयर थी, इसमें कितनी वेजिटेटिव कवर है। वेजिटेटिव कवर का सिंपल सा मतलब है कितने पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, वेजिटेशन हो रही है, और ऑर्गेनिजम्स यानी कि जानवर कितने रहते हैं, इस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द लेटर स्टेजेस। इनकी वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है मिट्टी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड होता है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, जिसकी वजह से मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इन्हेंस होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अगर यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, जानवर नहीं होंगे, ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, तो आपकी मिट्टी की क्वालिटी बेकार है। सो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स और वेजिटेटिव कवर डिसाइड करता है कि एंड ऑल्सो एट लेटर स्टेजेस हेल्प इन एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। लेटर स्टेजेस में ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर भी ऐड करते हैं, नाइट्रोजन भी ऐड करते हैं सोइल में। डेड प्लांट्स ह्यूमस प्रोवाइड, मर जाते हैं जब प्लांट्स तो वो ह्यूमस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सॉइल का, ये आपकी खेती बाड़ी के लिए अच्छा होता है। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि ह्यूमिफिकेशन यानी कि नमी, ह्यूमिडिटी की वजह से ह्यूमिफिकेशन एड इन डिकम्पोजिंग द मिनरल्स ऑफ द सॉइल पेरेंट मटीरियल। तो जो सॉइल का ये पेरेंट मटीरियल, ये पेरेंट पत्थर था, इसको तोड़ने में ऑर्गेनिक एसिड्स काम आते हैं। मान लो ये पत्थर पड़ा था, इसके ऊपर एक जानवर मर गया, अभी जानवर मर जाएगा तो उससे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलेंगे, ह्यूमस निकलता है जो कि इस पत्थर के साथ रिएक्ट करता है, और जब पत्थर के साथ रिएक्ट करता है तो पत्थर टूटता है, सॉइल बनाता है। इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कितनी इंटेंसिटी यानी कि कितने तेज़ या धीरे काम कर रहे हैं। शोज अप डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। मैंने आपको ऑलरेडी क्लाइमेट में बता दिया कि जो बैक्टीरियाज होंगे, हमने पहले ही देखा कि ठंडे इलाकों में बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं और गर्म इलाकों में वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर वो ठंडे इलाकों में एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हैं तो ठंडे इलाकों में सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी या बुरी होगी? बुरी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रही हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो ही नहीं रहे हैं। सो इसीलिए इंटेंसिटी यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी। बैक्टीरियाज मेहनत कर सकें उसके लिए उनको अच्छा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। तो इसीलिए जो कोल्ड रीजन हैं यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज़्यादा सॉइल में नहीं होती है। बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो पीट है वो डेवलप हो जाता है। पीट क्या होता है? पीट होता है ना बेसिक, आगे जाके ये आपका कोयला बनेगा, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये आगे जाके कोयला बनेगा। पीट मतलब एक बहुत बेसिक, जब प्लांट और जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जब दब जाते हैं प्रेशर की वजह से, यानी कि यहाँ पे एक प्लांट था और उस पर प्रेशर पड़ गया तो वो दब गया और दब गया और दब गया और दब गया, तो ये पीट बन जाता है। फिर जैसे जैसे जितना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लिग्नाइट बन जाएगा, बिटुमिनस कोल बन जाता है धीरे धीरे। पीट सबसे पहली स्टेज होती है कोल के बनने की। तो आपके जब ये ऑर्गेनिक मैटर है ढंग से डिकम्पोज नहीं हो पाता,
रिएक्ट नहीं हो पाता तो पीट की फॉर्मेशन होने लगती है, पीट की लेयर बनने लगती है आर्टिक और टुंड्रा रीजन्स में। जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल यानी कि गर्म, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल यानी कि इक्वेटर के आसपास के जो रीजन्स हैं, यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, जो बैक्टीरिया ग्रो करता है और उनका जो एक्शन है, जो काम करता है वो काफ़ी इंटेंस है, मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे बैक्टीरियाज। और जो डेड वेजिटेशन है उसको बार बार ऑक्सीडाइज करते रहते हैं, यानी कि उसमें डिकम्पोजिशन हो जाती है, कीड़े मकोड़े मरे हुए प्लांट जानवरों को खा जाते हैं और एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाती है बेसिकली आपकी सॉइल काफ़ी अच्छे रहे। सो यहाँ पे वेरी लो ह्यूमस कंटेंट, तो इस वजह से यहाँ पे जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस का कंटेंट थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि बार बार आप उसको अक्यूमुलेट करते जा रहे हो, सॉरी यूज़ करते जा रहे हो। फर्दर जो बैक्टीरियाज हैं, जो अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं, टेक गैसियस नाइट्रोजन, जो आपके एयर में नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं, उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपके प्लांट्स यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। जब मिट्टी के बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को यूज़ करके मिट्टी के नाइट्रोजन को बढ़ा दे तो उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि जो दालें वगैरह होती हैं उनकी रूट्स में होता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि वो प्लांट्स जिनकी ये दालों वाली प्लांट्स के रूट्स में होता है, वही इसीलिए बोला जाता है कि जो दालें होती हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनके रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है और बहुत अच्छा अपने होस्ट, अपने प्लांट के लिए बहुत मेहनत करता है ये बैक्टीरिया। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स, जैसे कि एंड्स हो गए, इनको देखो, लार्ज देखो किसको बोल रहे हैं? चींटियों को, टर्माइट्स को, अर्थवॉर्म को, रोडेंट्स को, ये लार्ज बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये बैक्टीरिया की बात कर रहे थे जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, बट ये चींटी वीटी आपको दिख जाती है तो मतलब कि लार्ज एनिमल्स हैं। सो इज मैकेनिकल, इनके जो इन्फ्लुएंस को हम मैकेनिकल बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं, बट इतना ज़्यादा खास। अब चींटी एक पत्थर के ऊपर से चल के जाएगी तो क्या पत्थर को तोड़ देगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन में। इन केस ऑफ अर्थवॉर्म के केसेस में, क्योंकि वो सॉइल पे खाते हैं, फीड करते हैं, और सॉइल आपके सॉइल की फर्टिलिटी भी, सॉइल में खाते पीते हैं और सॉइल में मर भी जाते हैं, तो इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़ती है, और इसीलिए अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है। तो उनकी बॉडी के अंदर से जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो सॉइल के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज योर टाइम, समय का बहुत सिंपल सा फंडा यही है, जिस चीज़ को आप जितना समय दोगे वो उतनी अच्छे से ग्रो करेगी, चाहे इंसान हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे अचार का एग्जाम्पल लिया था हमने, कुछ भी हो, टाइम के साथ साथ जो इफ़ेक्ट होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। टाइम थर्ड नंबर पे आपका सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला क्लाइमेट, दूसरा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, तीसरा टाइम, चौथा पेरेंट मटेरियल, और पांचवा आपका टोपोग्राफी। तो जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? आपका टाइम। जितना लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि जितना ज़्यादा समय लगेगा सॉइल की फॉर्मेशन में, उसकी ऑपरेशन में, उससे हमें सॉइल की प्रोफाइल, मोटा पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर, फाइन मिट्टी, अच्छी मिट्टी नहीं है, और रफ कोर्स मिट्टी, ये सारी चीज़ें हमको समय के साथ साथ समय के लंबाई में पता चलती है। जो सॉइल है वो मेच्योर हो जाती है जब जितने भी ये प्रोसेसेस हमने बात करी, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, वो अपने समय के साथ सारा काम कर लेते हैं सफिशिएंटली, सबने अपना अपना हिस्से का काम कर लिया होता है, तब आपकी सॉइल सबसे ज़्यादा मेच्योर होती है। सॉइल्स डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिटेड एलुवियम, यानी कि अभी अभी जो सॉइल डिपॉजिट हुई है, ग्लेशियल टिल्स, ठीक है, इसको यंग माना जाता है, और इसमें कुछ खास आपको इन डेप्थ हॉराइजन्स नहीं मिलते हैं। काफ़ी पुअरली डेप्थ हॉराइजन का मतलब होता है जैसे आपने पढ़ा होगा, जब सॉइल की प्रोफाइल पड़ी होगी तो उसमें अलग अलग बताते हैं, ये नीचे बहुत मोटे पत्थर होते हैं, फिर थोड़े छोटे होते हैं, फिर और थोड़े छोटे होते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी मोटी मिट्टी, फाइन मिट्टी, ह्यूमस कंटेंट वाली, तो इस तरीके के। तो अगर यंग सॉइल होती है तो उसके जो नीचे के हॉराइजन्स होते हैं, उसकी जो प्रोफाइल होती है वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होती है। नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम इज़ एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ, और ऐसा कोई समय नहीं है कि आप बोलो कि मिट्टी बनने के लिए 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रभाव की वजह से अलग अलग फैक्टर्स, कहीं पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहीं टोपोग्राफिकल फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में अलग अलग मटीरियल के साथ मिट्टी बनने का प्रोसेस, मिट्टी बनने का जो टाइम है, जो सॉइल बनने का जो टाइम है, दैट इज़ वेरी।
So that's it for today, and that's it about this chapter. Parent material, time, topography, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमने देखी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से पूरा एक वीडियो बनाया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन, थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ताकि आपको दोबारा से सारी चीज़ें रिटेन हो जाएँ, याद रहें. And thank you so much for sparing time for watching this video, for giving me opportunity to be here and present myself to you. Please do hit the like button if you like the session, subscribe the channel if you haven't till now, and leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Goodbye.